कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी रायपुर आए हुए हैं। जिस तरह से आज बाल दिवस के अवसर पर शिक्षा समागम का आयोजन किया गया है, जिस तरह से आप यहाँ पर पहुँचे हैं, जो कार्यक्रम रहा, किस तरह से देखते हैं इस कार्यक्रम को आप? आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री का 132वां जन्म जयंती है। उस व्यक्ति की जन्म जयंती है जो आधुनिक भारत के निर्माता हैं। उस व्यक्ति की जन्म जयंती है और मुझे कहते हैं हर भारतीय की तरह गर्व हो रहा है कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री को 14 दफ़ा अंतर्राष्ट्रीय नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। मुझे इस कहते हुए ये बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री की जो चिट्ठियां हैं उनका संकलन इतिहास की दुनिया की श्रेष्ठ पुस्तक बन जाता है। मुझे ये बात को कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना में सबको प्राइमरी मुफ्त शिक्षा की परिकल्पना की थी और उसी परिकल्पना को मौजूदा छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सेजेस जो स्वामी आत्मानंद सरकारी अंग्रेजी स्कूल हैं उसको लेकर आगे बढ़ा रही है। तो मैं कहूँगा आज के दिन शिक्षा समागम के लिए इससे बेहतर दिन कोई नहीं हो सकता और सेजेस एक ऐसा कॉन्सेप्ट छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाया है जिसको मैंने कहा आज सेजेस शुड बी फॉर ऑल एजेस, और इस सेजेस को हर घर तक, हर ब्लॉक तक, हर वार्ड तक, ताकि शिक्षा में जो इकोनॉमिक डिवाइड है, शिक्षा में जो डिजिटल डिवाइड है वो ख़त्म हो पाए। नई शिक्षा नीति भी आने वाली है, जिस तरह से बदलाव किया गया है, किस तरह से आप उसे देखते हैं और क्या बेहतर उसमें होना चाहिए? देखिए, पंडित नेहरू का जन्मदिन है। आज मैंने सोचा था ज़्यादा राजनीतिक बात नहीं करेंगे, पर आपने सवाल पूछा। पंडित नेहरू बात करते थे लोकतंत्र की, इंक्लूसिवनेस की, सेकुलरिज्म की, वसुधैव कुटुंबकम की, सर्वधर्म समभाव की। जो मौजूदा शिक्षा नीति है वो कहाँ पर डिस्कस हुई? क्या वो संसद में डिस्कस हुई? क्या वो कहाँ डिस्कस हुई? आपने अचानक से उसको लागू कर दिया। इसका मतलब जो नीति बनी है वो लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर नहीं बनी है, या आप स्वयं इस चीज़ को मान रहे हो। तो मैं शिक्षा नीति के खिलाफ नहीं हूँ, शिक्षा नीति बननी चाहिए क्योंकि शिक्षा में जो परिवर्तन हुए हैं उसको नई नीति के माध्यम से एड्रेस करना चाहिए। पर आपकी जो व्यवस्था है नीति की, वो व्यवस्था अलोकतांत्रिक है पहली। दूसरी, जो मौजूदा नेशनल, जिसको हम एनईपी कहते हैं शॉर्ट में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो उन बच्चों को उस शिक्षा को ज़्यादा फेवर करती है जिनके पास आर्थिक संपन्नता है, जिनके पास डिजिटल संपन्नता है। ये उन बच्चों को शिक्षा से पीछे करने का काम ये नीति करती है जिनके पास डिजिटली, जिनके पास उतने साधन नहीं है, जिनके पास आर्थिक रूप से उतने साधन नहीं है। तो ये चीज़ें जब तक संसद में, जब तक बड़े प्लेटफॉर्म्स पर इस शिक्षा नीति का डिस्कशन नहीं होता है, तो इस शिक्षा नीति को थोपना सरासर गलत है। हम नई शिक्षा नीति के खिलाफ नहीं है, पर जिस तरह से इसको बनाया गया और जिस तरह से इसको थोपा गया और जिस तरह से ये अमीर और गरीब विद्यार्थियों के बीच शिक्षा के मूल अधिकार के लिए भेद करती है, उसका हम भरपूर विरोध करते हैं। इसमें थोड़ा सा भेद किस तरह का, आप थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएट करें? भेद इस तरह का है जैसे इस शिक्षा नीति में डिजिटल एजुकेशन की बड़े पैमाने पर बात हुई है। क्या हमारे देश के झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, उड़ीसा हो, क्या वहाँ पे सरकारी स्कूलों में डिजिटली एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है? देश के उन सरकारी स्कूलों में 90% में तो एक कंप्यूटर तक नहीं है। आप इंटरनेट तो भूल ही जाओ। तो वो बिना तैयारी के डिजिटल एजुकेशन की बात करती है। आपके पास स्कूल है ही नहीं, आप कहाँ कराओगे डिजिटली एजुकेशन? तो वो डिजिटल डिवाइड की बात करती है, वो शिक्षा में इकोनॉमिक डिवाइड की बात करती है। जो शिक्षा का जो अधिकार है, जो हर व्यक्ति को इरेस्पेक्टिव ऑफ उसकी आर्थिक हालात क्या हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ उसकी डिजिटल, उसके पास प्रेजेंस कैसी हो, वो उसमें विभेद नहीं होना चाहिए, जो शिक्षा का अधिकार है। पर जो नई शिक्षा नीति है वो उसमें करती है।
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की हम जयंती मना रहे हैं, इसके इतर अगर देखा जाए तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ में उनके बारे में लंबी चौड़ी फहरिस्त अब जो जो चीज़ें निकाली जा रही है, क्या किस तरह बोलिए मान ना, रहे हैं आप मैं इस चीज़ को लेकर? आप उनकी व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी के लाइए ना, मैं उनको जवाब देता हूँ। देखिए, जब देश की पद्मा अवार्डेड अदाकारा, और मैं उसको कहता हूँ सरकारी अदाकारा, वो सरकारी अदाकारा है, जब सरकारी अदाकारा टीवी चैनल पर बैठ के ये बोल दे कि 1947 में भीख मिली थी, आज़ादी 2014 में मिली, और वो टीवी चैनल की मैनेजिंग एडिटर ताली बजा के हंस दे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। वो अदाकारा तो मानता हूँ नहीं पढ़ी हुई होगी, पर जो मैनेजिंग एडिटर उस चैनल की वो हंस दे, पत्रकार का क्या धर्म था उसी समय उसको रोक देती कि आप हमारे शहीदों का कैसे अपमान कर रही हो। क्या पंडित नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार भगत सिंह हो, जो फांसी पर चढ़ गए, उन्होंने भीख ली थी? उन्होंने भीख नहीं ली थी, उन्होंने स्वतंत्र भारत की नींव रखी थी। तो जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उनका एक एक का आर्ग्यूमेंट लाइए ना, हम अपन डिस्कस करते हैं। मैं तो कई बार भाजपा के लोगों को कहता हूँ, और आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ भाजपा के लोगों को भी बोलना चाहता हूँ, आप इकोनॉमी पर, आप संविधान पर, आप इतिहास पर और आप धर्म पर मुझसे चर्चा करना चाहते हो तो मुझे बता देना, मैं तैयारी करके आऊँगा और आपके एक एक झूठ का पर्दाफाश करूँगा। लगातार इस नाम परिवर्तन, जब से भाजपा की जहाँ पर शासित राज्य है वहाँ पर नाम परिवर्तन हो रहा है, हाल ही में अगर भोपाल की बात की जाए, वहाँ पर भी हबीबगंज स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया, किस तरह से देखते हैं आप? बस अब थोड़े दिनों में बेरोजगारी का नाम भी रोजगार कर दिया जाएगा, जिससे देश में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। थोड़े दिनों में महिलाओं के ऊपर दुष्कर्म का नाम भी महिलाओं का सशक्तिकरण कर दिया जाएगा, तो महिलाएं आगे बढ़ जाएगी। थोड़े दिनों में जो जो हमारे किसान हैं, जो 27 रुपये प्रतिदिन आय कमा रहे हैं, अब 27 रुपये को 27,000 कर दिया जाएगा और हमारा देश का कल्याण हो जाएगा। आज देश का किसान प्रतिदिन 27 रुपये आय कमाता है और मोदी जी के परम मित्र गौतम अडानी 1002 करोड़ रुपया प्रतिदिन कमाते हैं। ये देश के हालात है। एक अंतिम सवाल लेना चाहूँगा, जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है लंबे समय से, क्या लग रही है स्थिति? कई लोगों ने, कई जानकार है, राजनीतिक जानकार, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को और बेहतर करने की आवश्यकता है, उन्हें समझना पड़ेगा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी स्थापित हैं। क्या कारण मान रहे हैं और किस तरह से संघर्ष की आप लोग को जरूरत है? मैं आपके माध्यम से उन सब लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। नंबर 1, क्या ऐसा एक कोई व्यक्ति इस देश में है जिन्होंने पिछले 7 साल में चीन के अतिक्रमण पे सवाल पूछा? क्या ऐसा व्यक्ति इस देश में है जिन्होंने कोरोना के लिए नवंबर दिसंबर में ही चेता दिया था 2019 के? क्या ऐसा व्यक्ति है इस देश में जो भले ही वो हाथरस में हो या भले ही वो लखीमपुर में हो, जो सीना ठोक के सड़क पर खड़ा होता है? इस देश में सिवाय राहुल गांधी के आंखों में आंखें डाल के सच्चे सवाल सरकार से कोई नहीं पूछ सकता। सरकार सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी से डरती है, इसलिए उनका खिलाफ दुष्प्रचार करती है, उनके खिलाफ एजेंडा चलवाती है, अपने जो चेले चपाटे हैं उनसे उनके लिए गाली सूचक शब्दों का प्रयोग करवाती है, अपशब्द कहलवाती है, क्योंकि सरकार राहुल गांधी से डरती है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देश की जनता भी ये देख रही है कि सरकार राहुल गांधी के सच्चे सवालों से डरती है। जब धीमे धीमे जिस तरह उपचुनाव के नतीजे आए, उपचुनाव के नतीजे राहुल गांधी के सवालों को एक ताकत देते हैं, उनके सवालों को एक विश्वास देते हैं कि देश के लोग धीमे धीमे उन सवालों पर उन सच्चाई के साथ खड़ा होना चालू कर चुके हैं। तो ये थे हमारे साथ गौरव वल्लभ जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बात की। सिद्धार्थ श्रीवास्तव, ATV भारत, रायपुर।